मेरी पीड़ा का बयान योगेंद्र जी ने कर दिया है, इसलिए मुझे अतिरिक्त रूप से कुछ कहने की जरूरत नहीं है। आप सारे लोग समझ रहे हैं। मुझे कबीर का एक दोहा याद आता है। कबीर इस संसार को समझाऊं कै बार, पूंछ जो पकड़ा भेड़ का उतरा चाहे पार। भेड़ की पूंछ पकड़ के तो एक नाला नहीं पार कर सकते हैं, चाह रहे हैं समुद्र पार करना। तो संकट हम लोगों का सचमुच यही है कि हम लोगों ने जो ढांचा अपनाया है उसके मूल में, उसकी प्रेरणा के रूप में हमने अंग्रेजी साहित्य को रखा है। यह सबसे बड़ा संकट है हमारा, जिसकी ओर, जिसके खतरों की ओर संकेत आदरणीय प्रोफेसर सुरेंद्र दुबे जी ने अपने वक्तव्य में किया था। मैं केवल आपको स्मरण दिलाना चाहता हूं कि ये 20वीं शताब्दी का दूसरा दशक था, दूसरे दशक का अंतिम चरण था लगभग, जब बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी का पाठ्यक्रम आरंभ हुआ था। BA के स्तर का, उसी जमाने में उसका नेतृत्व डॉक्टर श्याम सुंदर दास कर रहे थे। बाद में रामचंद्र शुक्ल जुड़े, लाला भगवान दीन वगैरह सारे लोग कहने के, सारे लोग ऐतिहासिक महत्व के हैं। इन लोगों के सामने बड़ी चुनौतियां थी। इनके सामने क्या था, क्या आदर्श था, कौन सा पाठ्यक्रम था, किस विश्वविद्यालय का पाठ्यक्रम था उनके सामने? कुछ नहीं था। हिंदी का कोई उनके सामने उपस्थित नहीं था। उनके सामने अंग्रेजी का ढांचा था, अंग्रेजी का साहित्य था, क्योंकि अंग्रेजी भारत में पढ़ाई जा रही थी एक विषय के रूप में विश्वविद्यालयों में। जो 3 विश्वविद्यालय 1857 में स्थापित हुए थे, उनमें बाद में अंग्रेजी में पढ़ाई होने लगी, हिंदी में पढ़ाई नहीं हो पा रही थी। हिंदी के पाठ्यक्रम निर्माण के समय बहुत बड़ी चुनौती थी, और यही चुनौती थी कि उनके सामने केवल अंग्रेजी का साहित्य था, और अंग्रेजी का जो ढांचा था उस ढांचे को ही आदर्श मान करके उन लोगों ने प्रयास किया, अपने ढंग से प्रयास किया। बहुत दूर तक सफलता मिली, बहुत दूर तक नहीं भी मिली। और वो मिलती कैसे, संभव नहीं था, क्योंकि अंग्रेजी का जो ढांचा है वो उनकी जरूरतों के हिसाब से है। हमारी जरूरतों का समावेश उस ढांचे में नहीं है। जब तक कि हमारी परंपरा से, जो हजारों हजार वर्ष पुरानी परंपरा है, जब तक कि वहां से रस ग्रहण हम नहीं करेंगे, हमारा साहित्य नहीं करेगा, तब तक हम जड़ों से विच्छिन्न बने रहेंगे, कटे रहेंगे। कहीं न कहीं यह जो विभाजन है, द्विविभाजन है, उसकी ओर संकेत दुबे जी ने बहुत ठीक किया, और मैं पूरी तरह से उनसे सहमत हूँ। और इस बात की जरूरत मैं भी महसूस करता हूँ कि नई चुनौतियों के संदर्भ में नए नए विषयों का समावेश हिंदी के पाठ्यक्रम में, हिंदी की पाठ्यचर्या में अवश्य होना चाहिए। जैसे पत्रकारिता एक विषय है, अर्थकरी विद्या है, अर्थकरी, अर्थ देने वाली विद्या है। पत्रकारिता का समावेश होना चाहिए, हिंदी के पाठ्यक्रम में होना चाहिए। कोई आवश्यकता नहीं है कि आप उसको इलेक्टिव में रखें, आप उसको मूल में, कोर जो आपका पाठ्यक्रम है, पाठ्यचर्या है, उसमें रख सकते हैं। अगर उसमें कौशल का विकास हुआ विद्यार्थियों में, तो कई तरह के रोजगार की संभावनाएं उसके सामने खुलेंगी, कई क्षेत्रों में वो जा सकता है। मैं समझता हूं कि इसी तरह से अन्य कई विषय हैं जिनकी ओर हमको ध्यान देना चाहिए। मैं जिस विश्वविद्यालय से जुड़ा हुआ हूं, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वह हिंदी के लिए संकल्पित है। उसकी स्थापना के मूल में ही हिंदी है, हिंदी की समृद्धि है, उसके लिए निरंतर प्रयास है। वहाँ हिंदी के साथ साथ मराठी भाषा का भी विभाग है, संस्कृत का विभाग है, अंग्रेजी का विभाग है। इन सभी भाषाओं के साथ हिंदी का संवाद, स्वस्थ संवाद होगा, तभी हिंदी आगे बढ़ेगी। एक और चीज की ओर मैं अपनी बात कहकर पूरी करूंगा, उसकी ओर ध्यान दिलाकर आपका दुबे जी ने भी संकेत किया कि दक्षिण की भाषाओं से हमारा संबंध लगातार मजबूत होना चाहिए। उसकी उपेक्षा हुई है, कहीं न कहीं उपेक्षा हुई है। और मैं दक्षिण में रहा हूँ, हैदराबाद विश्वविद्यालय से मैंने MPhil और PhD की है। दक्षिण के विद्वानों से जब बात होती थी तो अक्सर वे इस बात पर
अपनी नाराजगी प्रकट करते थे कि हम लोगों को हिंदी साहित्य वाले उत्तर भारत के जो विद्वान हैं कोई महत्व नहीं देते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास में हमारा जिक्र तक नहीं करते हैं, एक पन्ने पर भी हमारा जिक्र नहीं करते हैं वो, जबकि हम लोगों ने बहुत काम किया है। और सचमुच आप देखेंगे मित्रों कि जो तमिलनाडु के विद्वान हैं, जो केरल के रहने वाले विद्वान हैं, बड़े बड़े विद्वान हैं, हिंदी बहुत बेहतरीन काम किया है, बहुत अच्छी अच्छी किताबें लिखी हैं। तेलुगु भाषी जो विद्वान हैं उन लोगों ने बहुत महत्वपूर्ण, एस.टी. नरसिम्हाचारी जैसे विद्वान तेलुगु प्रदेश के रहे हैं और जिन्होंने सौंदर्य शास्त्र में बेहतरीन पुस्तक लिखी है। कम लोगों को पता होगा, हिंदी के लोगों को बताने की जरूरत है कि इस तरह के लोग दक्षिण में हुए हैं और उनकी रचनाओं का भी जिक्र होना चाहिए, सम्मान के साथ होना चाहिए। मित्रों, अगर संवाद हम कायम नहीं करेंगे, एक दूसरे के साथ स्वस्थ संबंध हम विकसित करने की दिशा में पहल नहीं करेंगे, तो कहीं न कहीं हम अपने ध्येय से पिछड़ जाएंगे। हमें अगली पीढ़ी को, वर्तमान पीढ़ी को संस्कारित भी करना है, जिसकी ओर संकेत कर रहे थे पांडे जी। संस्कारित करना और भाषा का संस्कार देना, यह बहुत जरूरी है। कोई वजह नहीं है कि हम अंग्रेजी के शब्दों का बेहिसाब प्रयोग करते चलें। आप देखिए कि 5 मिनट के वक्तव्य में न जाने कितनी बार हाथ पांव मारने लगते हैं लोग और अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग किए बिना उनका काम नहीं चलता है। हम अपनी भाषा पर भरोसा करना भूल गए हैं। हमने क्योंकि उससे रस ग्रहण करना बंद कर दिया है। एक प्रसंग की चर्चा करके मैं अपनी बात पूरी कर रहा हूं। वह प्रसंग है काशी हिंदू विश्वविद्यालय की एक समिति से जुड़ा हुआ। डॉक्टर श्याम सुंदर दास की अध्यक्षता में एक समिति बनी हुई थी जो विज्ञान के विषयों की शब्दावली के लिए हिंदी में शब्दावली खोज रही थी। श्याम सुंदर दास की अध्यक्षता में बनी उस समिति के एक सदस्य आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे। उस दिन वह समिति काम कर रही थी भौतिक विज्ञान की शब्दावली के पर्याय खोजने के संदर्भ में। निगेटिव करंट और पॉजिटिव करंट अंग्रेजी में कहते हैं फिजिक्स में, इसके लिए हिंदी में क्या खोजा जाए, हिंदी में क्या शब्दावली रखी जाए, उसके लिए ये विचार का विषय था। घंटों विमर्श हो रहा था, किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पा रही थी समिति। आज भी मित्रों, अगर किसी से पूछा जाए कि पॉजिटिव करंट को क्या कहते हैं, निगेटिव करंट को क्या कहते हैं, तो कहीं आप देखेंगे धनात्मक, ऋणात्मक, कहीं कुछ और। ठीक बोध नहीं हो पाता है। हिंदी भाषी विद्यार्थियों को समझ नहीं आता कि धनात्मक क्या है, ऋणात्मक क्या है। रामचंद्र शुक्ल जी निकले थे, बाहर निकले उस कमेटी से, कहीं जा रहे थे संभवतः कहीं शौचालय वगैरह। उन्होंने देखा एक बिजली के 2 मिस्त्री काम कर रहे थे, बरामदे में काम कर रहे थे। उन्होंने रुक करके पूछा, कहा कि भाई बताओ, तुम लोग जो ये काम कर रहे हो, बिजली के मिस्त्री हो तुम लोग, तुम्हारे सामने समस्या नहीं है? कहा कौन सी समस्या है? कहा कि देखो 2 तरह की करंट है, एक हम लोग कहते हैं उसको पॉजिटिव करंट, एक को निगेटिव करंट कहते हैं। उसके लिए तुम लोग क्या शब्द इस्तेमाल करते हो, कौन सा शब्द? उनमें से एक मिस्त्री ने कहा कि ये तो बहुत आसान सी बात है, इसमें कौन सा संकट है? एक गर्म बिजली है, दूसरी ठंडी बिजली है। देखिए कितनी आसानी से जिस विषय पर हमारे सबसे बड़े विद्वान विमर्श कर रहे थे और निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पा रहे थे, वह विषय बहुत आसानी से सुलझा लिया था। 2 मिस्त्रियों ने सुलझा लिया था, उस क्षेत्र में काम करने वाले लोगों ने। तो आम जनता के बीच जो शब्दावली है प्रचलित है जनजीवन में, कहीं न कहीं उससे भी हमको जुड़ना होगा। एक तरफ हमको अपनी जड़ों की ओर देखना होगा, दूसरी तरफ हमें अपने साथ की जो भारतीय भाषाएं, अन्य भारतीय भाषाएं हैं, उनसे भी संवाद करना होगा। तो तीसरी तरफ हमें अपनी जड़ों से, हमारी जो अपनी अन्य भाषाएं हैं, लोक भाषाएं हैं, बोलियां हैं, उनसे भी बहुत कुछ लेना होगा। मैं समझता हूं कि अगर इन बातों को भी हम लोग ध्यान में रखेंगे तो हिंदी की सेवा करने में अपने अपने ढंग से, अपने अपने स्तर पर जहां से हम लोग काम कर रहे हैं, कुछ न कुछ कामयाबी हमको मिलेगी।
आप सबको मैं एक बार इतने बढ़िया आयोजन के लिए भारतीय हिंदी परिषद के सभी पदाधिकारियों को धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ और आप लोगों ने मुझे यहाँ संवाद करने का अवसर प्रदान कर दिया, इसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।